कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताने वाला हूँ। बिहार में आपने सुना होगा राजनीतिक दल जो है लालू यादव और जेडीयू के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, भाजपा के सुशील मोदी, ये तीन बड़े नेता हैं जो बिहार के राजनीति को नेतृत्व करते हैं। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि बिहार में राजद, जेडीयू और बीजेपी, बीजेडी और लोक जनशक्ति पार्टी में से कौन सबसे ज्यादा मजबूत पार्टी है जो बिहार में अपनी दबदबा सालों से बनाए बैठी है, और किससे ज्यादा समर्थन मिलते हैं और किसे जनता का सबसे ज्यादा प्यार मिलता है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखें, पूरा देखें, और जो भी वीडियो बनाता हूँ वो सत्य होता है, वो प्रमाणित होता है। आप चाहें तो जहां से भी इसके बारे में पता लगा सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो दोस्तों, आज मैं शुरू करने वाला हूँ। बिहार के 38 लोकसभा सीटें हैं, जहां 2014 में चुनाव हुए थे, और वो मोदी लहर की वजह से बिहार से काफी ज्यादा सीटें जो है बीजेपी और बीजेडी को गया था। दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूं कि भले ही राजद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की छवि जो है देश में खराब हो, कि चोर है, भ्रष्टाचारी है, चारा घोटालेबाज है, लेकिन बिहार में उनकी स्थिति बहुत मजबूत है। अगर कहा जाए तो बिहार में अगर सबसे मजबूत पार्टी और विधानसभा या लोकसभा अब की बार है, उसमें राजद ही है। और दूसरे नंबर पर आती है जो पार्टी है वो है जेडीयू। अब तीसरे नंबर पे आती है वो है बीजेपी, क्योंकि तीसरे नंबर पर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है देश में अभी इस वक्त। वो फिर भी तीसरे नंबर पर क्यों आती है, इसका भी बहुत बड़ी कारण है। और राजद का एक जो है उस विचारधारा रही है, और जेडीयू का एक विचारधारा रहा है, जो बिहार में काफी अपना दबदबा बनाता है। राजद सुप्रीमो लालू यादव ने एक बार बयान में कहा था कि अगर बिहार में यादव और मुसलमान हमारे साथ आ गए तो हम हमेशा सत्ता में बने रहेंगे। हाँ दोस्तों, आपको ये काबिज रखना चाहिए, बिहार का राजनीति है जो जातीय समीकरण पे आधारित है। वहाँ यहाँ जाति ज्यादा चलती है। अगर हम वार्ड का भी वोट देने जाएं तो अपने जात का देखते हैं कि हाँ, ये कौन ब्राह्मण है, कौन यादव है, कौन मुसलमान है, और कौन बनिया है और कौन दलित है। इसलिए दोस्तों, बिहार का समीकरण है जो जातीय है। इसलिए देश में क्या चल रहा है लालू यादव के बारे में या राजद के बारे में, ये इस पे बिल्कुल मत जाइए। जो है जमीनी स्तर पे बिहार में राजद यानी राष्ट्रीय जनता दल का बहुत ही दबदबा है। बिहार के 38 लोकसभा सीटें, चाहे मुजफ्फरपुर हो, सारण हो, पटना साहिब हो, पूर्णिया हो, पूर्वी चंपारण हो, सीतामढ़ी हो, और बहुत सारी सिटी हैं, बेगूसराय, जहाँ तो आपकी बार का चुनाव दिलचस्प है। वहाँ गिरिराज सिंह, कन्हैया कुमार आमने सामने है। पटना साहिब में रविशंकर प्रसाद आमने सामने है। तो मैं अभी अभी बिहार की राजनीति के बारे में देश में अलग अलग जगहों पर बैठे बैठे अंदाजा मत लगाइए, क्योंकि राजद जो है अब की बार बिहार में बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाली है, और बीजेपी भी बहुत टक्कर देगी, काटेगी टक्कर। लेकिन अगर कहा जाए कि राजद और बीजेपी और जेडीयू में कौन मजबूत सबसे ज्यादा है और किसे ज्यादा लोग समर्थन करेंगे, तो वो है राजद, राष्ट्रीय जनता दल पार्टी, और उसका नेतृत्व कर रहे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव। हालांकि उनको दोनों भाइयों द्वारा कुछ समय पहले पार्टी को संभाला जा रहा था, तेज प्रताप यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव। लेकिन कुछ मतभेद, जब से तेज प्रताप यादव की शादी हुई है, और कुछ ना कुछ अनबन चलता रहता है, और भाई भाई में तो ऐसा होता है। तो अब की बार जो है तेज प्रताप यादव निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं कहीं और से। तो इस बार उनका भाई के साथ भी नहीं है, तो तेजस्वी प्रसाद यादव जो है अकेला राजद का नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन उनका अकेला नेता राजद किसी पार्टी का नेतृत्व तो नहीं कर सकता, क्योंकि राजद एक खुद की विचारधारा है, जो कि बिहार के जनता के दिलों में जो है ज्यादातर खास कर कहे यादवों और मुसलमानों के जो है वो बरसों से उसको सपोर्ट करते आए हैं, और दलित भी उसको सपोर्ट करते हैं। इसलिए सबसे बड़ी पार्टी है जो है राजद है। और मैं अभी आपको टॉपिक पे आता हूँ, अब जेडीयू। अब दूसरे नंबर पर जेडीयू क्यों आता है, आखिर जेडीयू क्यों मजबूत है। देखिए, जब जेडीयू का पहले से ही एनडीए लिंक कनेक्शन था, जब उनका गठबंधन टूट गया तो बिहार में वो अकेले चुनाव लड़ रहे थे राजद के खिलाफ। तो राजद जब सरकार में थी तकरीबन 1990 2000 के बीच में, तो राजद के कार्य क्षेत्र में बहुत सारे चोरियां होती थी, डकैती होती थी, और खौफ का माहौल था, और माना कि एक तरफ से जेडीयू ने उसको नाम दिया था कि जंगल राज था। इस वजह से लोगों ने परेशान होकर जेडीयू को चुना था, यानी भारी मतों से जो है जेडीयू के बार बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारी मतों से विजयी बनाते थे, और उनको वोट करते सपोर्ट करते थे। लेकिन जब
जेडीयू बीजेपी के साथ फिर आ गया, तो तब जाकर जो है जेडीयू थोड़ा कमजोर हुआ। उसके बाद जो है राजद ने उसको घेरना शुरू कर दिया, दल बदलू कहना शुरू कर दिया, और एक दूसरे से ऐसा कटाक्ष करना शुरू कर दिया, जिससे जेडीयू बहुत कमजोर हो गया और नंबर वन पार्टी से जेडीयू दूसरी नंबर वाली पार्टी बन गई। राजद जो है, राजद पहले कुछ नहीं था। राजद सबसे पहले जब सत्ता में थी, तो उसके बाद अगर राजद को हराकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए, जेडीयू पार्टी आया, उसके बाद अब सबसे बड़ी पार्टी थी वो जेडीयू थी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी, नेतृत्व वाली पार्टी। लेकिन अभी जो है वो राजद, राष्ट्रीय जनता दल पार्टी अभी क्षमता में है, जो बिहार में कुछ भी कर सकती है। लेकिन अब की बार बीजेपी और जेडीयू दोनों गठबंधन में है, तो कहना बिल्कुल मुश्किल होगा, लेकिन राजद बिल्कुल कांटे के टक्कर देगा। बहुत सारी सीटें हैं जो राजद ने पहले भी जीती थी और जेडीयू ने जीती थी, बाकी अन्य पार्टियों ने भी जीती थी। निर्दलीय उम्मीदवार का भी जीतने की संभावना रहती है हमेशा बिहार में। इसलिए बिहार में जो है अब की बार का चुनाव, 38 लोकसभा चुनाव दिलचस्प रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं हम थोड़ी यूपी की। हम यूपी में अभी आपने जाना ही होगा, मुख्यमंत्री योगी ने आदित्यनाथ पे 72 घंटे के लिए बैन लगाया था चुनाव आयोग ने। और मायावती बीएसपी पे के सुप्रीमो मायावती पे 48 घंटे का बैन लगाया था। उसके बाद आजम खान का रामपुर वाले बयान, यानी आपने सुना ही होगा कि जयाप्रदा का के ऊपर बहुत घटिया टिप्पणी की थी, उसके बाद उन्होंने उनके ऊपर 48 घंटे के लिए बैन लगाया गया था। तो इस चीज़ों से बहुत बातें निकल के आई है। जो लोग कह रहे थे कि जहर उगलने वाले मोदी और शाह पे चुनाव आयोग बैन नहीं लगाता, मायावती पर सिर्फ बैन लगाता है, यानी विपक्ष के पार्टियों के नेताओं पर बैन लगाता है। तो उनको दिमाग में बैठा लेना चाहिए कि चुनाव आयोग पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। और अगर ऐसा है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी बैन नहीं लगाना चाहिए था, और बीजेपी के एक और नेता हैं उनके ऊपर भी बैन नहीं लगाना चाहिए था। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो चुनाव आयोग जो है निष्पक्ष चुनाव नहीं करवाता है और निष्पक्ष कार्रवाई नहीं करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे बड़े नेता के ऊपर जो है 72 घंटे के लिए चुनाव प्रचार करने से बैन लगाया है। इसलिए विपक्ष के जितने भी समर्थक हैं, महागठबंधन के जितने भी समर्थक हैं, उनका ये कहना कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। अगर निष्पक्ष नहीं होता तो दोस्तों चुनाव करवाने की जरूरत ही नहीं होती। सीधे ही ईवीएम हैक जो जैसे कहते हैं विपक्ष के लोग, विपक्ष के समर्थन कहते हैं कि ईवीएम हैक किया जाता है, वो ईवीएम हैक करके ही चुनाव में आ जाते। इतने चुनाव प्रचार करने की, इतने भाषणबाजी करने की, इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत ही नहीं थी सरकार को पावर में आने के लिए। और हाँ, अगर ईवीएम हैक किया जा सकता था तो जब 2014 में बीजेपी की सत्ता आई, उससे पहले तो कांग्रेस की सत्ता थी। आखिर कांग्रेस क्यों नहीं ईवीएम हैक करके और आकर सत्ता में आ गया? बिल्कुल ऐसा दोस्तों नहीं है। अगर ऐसे कहेंगे कि ईवीएम हैक किया जाता है, तो जो भी भारत की 130 करोड़ जनता है उनका मजाक उड़ाना है। इसलिए चुनाव आयोग पर भरोसा रखिए। और अगर आपको एग्जाम्पल के तौर पर चाहिए तो राजस्थान के चुनाव देख लीजिए, गुजरात के चुनाव देख लीजिए, एमपी के चुनाव देख लीजिए। ये सब कांग्रेस के ज्यादा फेवर में आए हैं। गुजरात के चुनाव में 80 से ज्यादा सीटें कांग्रेस ने जीता था। अगर ऐसा होता कि ईवीएम हैक किया जाता तो कांग्रेस को एक भी सीटें नहीं मिलती। और मैं अभी बताने वाला हूँ, मैंने बिहार और यूपी की चर्चा की कि अब यूपी में कौन मजबूत है, बिहार में कौन मजबूत है। उसमें देख सकते हैं कि यूपी बिहार दोनों में कहीं भी कांग्रेस मजबूत नहीं है, चाहे वो राष्ट्रीय चुनाव हो या क्षेत्रीय चुनाव हो। कभी भी कोई भी चुनाव हो, जनरल इलेक्शन हो, लेकिन उसमें कांग्रेस का कहीं भी पत्ता नहीं होता है। बिहार में ज़्यादा प्रभावित नहीं होते हैं। बिहार में अगर किसी के ऊपर नाम मिलेगा या किसी के वोट मिलेगा, इसकी लोकसभा सीटें जीतेगी, तो वो पार्टी है राजद, जेडीयू और बीजेपी। और दूसरी पार्टी है कांग्रेस से चौथी नंबर पे है, जो कि उसकी उम्मीद कम है, उसकी खाता भी नहीं खुलता। कई बार पिछली विधानसभा सीट में बिहार में खाता भी नहीं खुला था कांग्रेस की। इसलिए यूपी में जो है क्षेत्रीय पार्टी है बीएसपी, सपा और बीजेपी, ये तीनों का दबदबा रहेगा अब की बार। हाँ, लेकिन कांग्रेस के बारे में जब कह सकते हैं कि कांग्रेस को अगर कुछ उम्मीद है लोकसभा चुनाव से, तो वो साउथ से है, क्योंकि कांग्रेस साउथ में सबसे ज़्यादा मजबूत है। और साउथ के उसकी राजनीति बहुत चलती है। लेकिन अपने बीजेपी भी अपना पैर जमाना शुरू कर दिया है साउथ में, और अपना वर्चस्व काबिल करना शुरू कर दिया है। अब मान ले उड़ीसा का ही, उड़ीसा में इसके पहले 2014 में एक सीट जीता था बीजेपी ने, लेकिन अब की बार उड़ीसा में कम से कम 11 या 13 सीटें जीतेगी बीजेपी। अब की बार 23 सीटों में से उड़ीसा में आपने तेज तर्रार
संबित पात्रा का नाम सुना ही होगा, वो पुरी से चुनाव लड़ रहे हैं अब की बार, और उनका जितना बिल्कुल संभव है, क्योंकि वहाँ के बहुत सारे सर्वेज हुए हैं और मैंने बात की है खुद पे, और ग्राउंड रिपोर्ट भी जाना है, वहाँ पुरी से संबित पात्रा जीत रहे हैं। अब की बार जो है बीजेडी और उड़ीसा में बीजेडी और बीजेपी दोनों मजबूती से काम करेगी, दोनों गठबंधन है, दोनों मजबूती से काम करेगी एक बार। और उड़ीसा में भारी मत अथी से 13 से 12 सीटों में, 23 में से 13 से 14 सीटें बीजेपी के खाते में जाने वाली है अब की बार। इसलिए साउथ में जो है त्रिपुरा वगैरह हो गया, साउथ में बहुत ही मजबूत से काम करेगा अब की बार बीजेपी। पश्चिम बंगाल में भी पहली बार से कई गुना ज़्यादा जो है अब की बार सीटें मिलने की, लोकसभा बीजेपी को लोकसभा सीटें मिलने की उम्मीद है। देखिए दोस्तों, अब की बार का चुनाव परिणाम जो भी होगा, चाहे जो भी हो, लेकिन आप घर में बैठे मत रहिए। अगर मतदान का दिन है तो आप जाइए, इलेक्शन बूथ पे जाइए और वोट कीजिए, किसी भी पार्टी को वोट कीजिए। अगर किसी पार्टी का कैंडिडेट अच्छा नहीं है तो आपके लिए नोटा है, वहाँ नोटा दबाएं। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों। मैं कल का वीडियो जो बनाने वाला हूँ वो पत्रकारों के ऊपर है। रोहित सर्जना, जी न्यूज़ के, आज तक के श्वेता सिंह और अंजना कुम कश्यप, इन सब के बारे में वीडियो बनाने वाला हूँ, तो देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि वीडियोज आपको सबसे पहले मिल सके।